हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आप टॉपिक देखें न्यूमेरिकल्स ऑन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। आज 7-8 प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिसमें ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की होगी, यानी सो कॉल्ड ईएमएफ वाले फॉर्मूले से रिलेटेड सारे सवाल आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करा देते हैं कि आप डायग्राम देखें। इस तरह का सर्किट दिखाई देता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, ये आर है और इसे आप बैटरी बोला करते थे। ये बेटा आपकी बैटरी और इसमें कोई ना कोई करंट बहेगा। जब कोई करंट बहेगा तो कोई ना कोई करंट तो आएगा। भाई क्या आएगा? मान लेते हैं इस तरह से आई करंट आएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप आ रहा है वो है I इंटू स्मॉल r और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप आ रहा है वो है I इंटू r। और ये जो I इंटू r है इसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज में बैटरी के अंदर आने वाले ड्रॉप को अगर ऐड कर दें तो ये ईएमएफ बन जाता है। दिस इज द खूबसूरत सा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला था बेटे हमारे पास रेजिस्टेंस का, दैट वाज E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। एक और खास बात कि जो बेटा ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट कैसा है, उसमें क्या रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, 5 है, 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट पर फर्क पड़ता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, लेकिन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों पे नहीं पड़ता। ईएमएफ की एक और खास बात, अगर ऐसा कहा जाए कि सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन बोलने का मतलब होगा कि सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होने पर जो टर्मिनल वोल्टेज नापा जाएगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब भी कभी सर्किट ओपन हो, सर्किट में करंट ना हो, बैटरी में करंट ना बह रहा हो, ऐसे वक्त में बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस या सो कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज होता है वही उसका ईएमएफ कहलाता है। अच्छा, ये कैसे पता? यही तो डेफिनेशन थी यार। तुम याद करो तो ईएमएफ की डेफिनेशन ही यहीं से आई थी। The potential difference across the terminals of a battery when no current is drawn from it या through it, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो काफी बातें कर ली, पहला सवाल लगाते हैं। A cell of EMF 2 volts and internal resistance 0.1। आप मार्क कर लीजिए कि EMF ये दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है, यानी कि अगर आप डेटा नोट करने की कोशिश करें तो EMF टैंग 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 ईएमएफ की जगह लिखा हुआ है बेटा 2 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह लिखा हुआ है 0.1 ओम्स। अच्छी बात। कनेक्टेड टू अ 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि जो कैपिटल R है बेटा वो 3.9 ओम्स का है। ठीक। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल? कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो हमने कहा कि E का फॉर्मूला क्या पढ़ा? कहेंगे कि V प्लस IR। ठीक, तो V का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? E माइनस IR। EMF पता है क्या? हाँ। इंटरनल रेजिस्टेंस पता है क्या? हाँ। करंट दिया है क्या? नहीं। करंट निकालने का काम अभी बाकी है।
तो चलो पहले करंट निकालते हैं, बाद में बातें करते हैं। करंट निकालेंगे तभी तो ये लिख पाएंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर बच्चा कहेगा करंट का फॉर्मूला बनेगा E अपॉन R प्लस R। ठीक है, कोई बात नहीं। EMF कितना? 2, R कितना? 3.9, 0.1। डेटा सोच समझ के उल जलूल दिया गया है, लेकिन वो सॉल्व होने के बाद आसानी हो जाता है। दैट इज 0.5 एम्प्स। ये करंट आ रहा है, तो बस पुट कर दीजिए। जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर रहे हैं बच्चों, वो E माइनस आई आर है। E की जगह आपने लिखा 2, I की जगह लिखा मेरे बच्चे 0.5 और रेजिस्टेंस तो 0.1 है ही। तो बस 0.5 और 0.1 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो शायद आपको पता चलेगा कि ये 0.05 करके आ रहा है। क्लियर? एक डेसिमल तो 2 पीछे चला गया। और इसको सॉल्व करना हो तो 0.00 माइनस 0.05 ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। 2 के आगे 2 जीरो कहाँ आ गए? एज्यूम कर लिए, क्योंकि डेसिमल के आगे कुछ दिया नहीं है तो वो मानने में कोई बुराई भी नहीं है। इसको रखा बच्चा 5 आया, और क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ से कैरी होगा तो 1 बनेगा, 1 इसको कैरी देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ पूरा 9 बच रहा है और यहाँ पर ये बच रहा है, तो 1.95। तो V की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.95 वोल्ट्स आपके पास आंसर आएगा। ये बच्चे आंसर है आपका टर्मिनल वोल्टेज का। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बस जैसा ऐसा लिख रहे हैं वैसा इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा भी मेंशन करें, फॉर्मूला भी मेंशन करें, और जो आपने वर्किंग कर रखी है, कोई एडिशनल रिक्वायर्ड है और जो मेन वर्किंग है वो भी आप शो जरूर करें। ठीक, आगे देखें क्या कह रहा है। The reading of a high resistance voltmeter। एक छोटी सी बात है मुझे बतानी, कि अगर कभी आपको सवाल में लिख कर दिया जाए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, तो हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का मतलब होता है कि ये एक्यूरेट रीडिंग देगा। मतलब वोल्टमीटर में आने वाले किसी प्रकार के एरर को काउंट नहीं करना है, कुछ ऐसा मान के चलना है। एकदम एक्यूरेट टाइप का हमारे पास वोल्टमीटर। When a cell is connected across it is 2.2 वोल्ट। अच्छा, सेल को वोल्टमीटर में लगा दिया और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नापा तो वो 2.2 वोल्ट आया। ठीक, अच्छी बात है। तो 2.2 वोल्ट दो बातों में हो सकता है, या तो EMF 2.2 वोल्ट हो सकता है, और या तो टर्मिनल वोल्टेज 2.2 वोल्ट हो सकता है। अगर इस वोल्टमीटर को सेल में ऐसे लगाया गया कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से कोई करंट नहीं है, तो ये EMF है। पर अगर कोई रेजिस्टेंस लगाकर करंट दौड़ाकर नापा जा रहा है तो फिर ये टर्मिनल वोल्टेज है। लेकिन आगे रीड करते हैं। When the terminals of the cell are also connected to a resistance, यानी इससे पहले ये किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं था, तो ये जो 2.2 वोल्ट्स लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपका टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, जबकि EMF है। तो पहला वाला केस जो है वो इस बात का दिया है कि उन्होंने इस केस में किसी कीमत पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो व्हाटएवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड फ्रॉम एनी डिवाइस व्हिच इज समवॉट एक्यूरेट, तो वो EMF होगा। इसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया तो बेटा वो 5 ओम्स का आया, और ये करने के बाद जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो 1.8 वोल्ट हो गई। यानी अब जब करंट फ्लो करने लगा तो वो EMF तो रह नहीं गया, टर्मिनल वोल्टेज टाइप की चीज बन गई, एंड दैट इज 1.8 वोल्ट्स। ये बचा आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एकदम सिंपल है। आप बच्चों देखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, दैट E/B - 1 * R। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ठीक, और नहीं याद है तो पाप है, ये याद होना चाहिए। मैंने अभी लिखा भी था इसीलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग दिस रिलेशन। ये रिलेशन यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, ये रिलेशन यूज करते हुए हम लिख रहे हैं R = E की वैल्यू बच्चा 2.2 डिवाइडेड बाय 1.8 - 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5।
आप एलसीएम ले बच्चा 1.8, यहाँ पे 2.2 माइनस 1.8 और यहाँ पर 5। 2.2 और 1.8 तो शायद 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे R इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 5। ये 0.4 से 5 का मल्टीप्लाई कराओगे बच्चा तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1.8, इस तरह का सीन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसको हटाइए, 0 लगाइए तो हमारे पास 20/18 बनता है। अब आप इसको काटेंगे तो ये 10/9 आने वाला है, एंड दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। जो भी आए यहाँ से आंसर। आप इसको दो तरह से आप आंसर को छोड़ सकते हैं। पहला ये कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए, मैंने तो उसे फ्रैक्शन में ही लिख के छोड़ दिया है, पर जब आप पेपर में लिखें तो या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें और या तो डेसिमल में लिखें। ठीक, फिलहाल ये फॉर्मूला अप्लाई करें, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, पर ध्यान रखिएगा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सीबीएसई में प्रीवियस ईयरली पूछे गए पुराने क्वेश्चंस है, सीबीएसई के ही हैं, तो मैं बाहर के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि आपको लगे कि अरे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कैसे आएगा, यही आएगा। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, उसमें वैल्यू पुट करना और फॉर्मूला कैसे लिखना है, डेटा मेंशन करना है कि नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम मेंशनिंग द डेटा हियर इन द सॉल्यूशन आल्सो, तो आपको भी वो करना है। अच्छा, आगे देखिए बच्चों, a dry cell of EMF 1.6 volts and internal resistance 0.1 ohms is connected to a resistance of R ohms। ये R छुपा लिया इन्होंने, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो डेटा नोट कर लीजिए, जहां तक इन्होंने बोला वहां तक। E की वैल्यू मेरे बच्चों 1.6 वोल्ट दे रखी और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा 0.1 ohms दे रखा है। और ज्यादातर सवालों के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इसी तरह से दिया जाएगा, या तो बड़ी बैटरी होगी तो 1 ओम लिख के दे देंगे सीबीएसई वाले, या छोटी बैटरी होगी तो 0.1 ओम दे देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, R एक्सटर्नल इक्वल टू R। उसके बाद कह रहा है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 2 एम्प्स, तो यानी कि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, करंट की वैल्यू दे दी तो फिर तो अपना काम हो ही गया। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R बताइए, R का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अगर V अक्रॉस R निकालना है इसका मतलब मुझे TV टर्मिनल वोल्टेज ही तो निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज ही एक्चुअली इन्होंने पूछा है। तो एक काम करते हैं, सवाल लगाते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, हम फॉर्मूला लिखते हैं यूजिंग द रिलेशन व्हाट E इक्वल टू V प्लस IR, ये रिलेशन यूज करते हैं। इन्होंने हमसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, इस वजह से इसको लिखते हैं V इक्वल टू E माइनस IR, ये रिलेशन बच्चा हमें यूज करना है। अब इस रिलेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, बहुत गौर से देखना, हम V लिखेंगे, E की वैल्यू 1.6 लिखेंगे, करंट की वैल्यू बच्चा लिखेंगे 0.1, सॉरी करंट की वैल्यू लिखेंगे 2 और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, ये 1.6 है बच्चा माइनस 0.2, 0.2 घटाओगे तो आएगा 1.4। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसके अक्रॉस, R के अक्रॉस। तो ये तो बहुत छोटा सवाल था, जी हाँ छोटा सवाल था। इस सवाल को पूछ के इन्होंने क्या कर लिया, किया कुछ नहीं, जो एरर हो सकता है, एरर तो नहीं, आंसर तो वहां से भी आएगा, जो अप्रोच नहीं यूज करना है, नॉट टू बी यूज्ड, इस सवाल में V डायरेक्ट आ सकता है, इसमें इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इस रेफरेंस के लिए दिया गया है कि आपको टर्मिनल वोल्टेज शब्द ना भूल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये वो पूछेगा। तो ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जानकारी ले रहा है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो जो नहीं करना है उसमें से जो चीज है वो ये है कि to find R then find B, ये नहीं करना है, R फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी है किसी कीमत पे, ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या कर सकता है इसमें, मैं बताता हूं कि E इक्वल टू IR प्लस IR, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां से पहले ये लोग निकालेंगे, तुमसे कहेंगे कि R निकाल लो, और फाइनली R निकालने के बाद V इक्वल टू IR लगा दो। कोई बुराई नहीं है,
आराम से आंसर आ सकता है। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, मतलब ये करने में कोई बुराई नहीं है, बट जो डायरेक्ट आ रहा है उसे डायरेक्ट निकाल लो, क्यों दोबारा परेशान होना है। चलो आगे करते हैं, अच्छा सवाल है अब लगाते हैं। ईएमएफ ई है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, gives a current of 0.5 amperes with an external resistance of 12 ohms। यानी कि जिस वक्त मेरा R1 12 ohms का होता है तो मेरा I1 0.5 amps का होता है, और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों नहीं दिए हैं तो वो ER लिखा हुआ है, मतलब दोनों ही निकाल लें। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आज के ही शुरुआत में बताया कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट के बदलने पे नहीं बदलते, तो इन्होंने क्या किया, अचानक से कह दिया कि 0.25 एम्पीयर का करंट तब आता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 का हो जाता है। यानी कि अब इस R1 को हटा के 25 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया तो करंट 0.5 की जगह 0.25 एम्पीयर हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल दिया लेकिन सेल को ही रखा, और सेल अगर सेम है तो किसी कीमत पर भी ये ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आगे देख लो बच्चों क्या सीख। सबसे पहले दो इक्वेशंस बनाओ, दो वेरिएबल्स हैं, ई निकालना है, आर निकालना है, दो चीजें फाइंड करनी है, तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। दो इक्वेशन बनाओ भाई, कैसे बनेगी गौर से देखो। सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज करो, E = B + IR, और B की जगह भी यूज करो IR की जगह स्मॉल r यूज होता है यहाँ पे ये, और इसकी जगह भी यूज करो IR + IR ऐसे, ठीक। इस डब्बे में बंद करो क्योंकि फॉर्मूला है, और ऊपर लिखो यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अब दो इक्वेशंस बनाओ, लिखो केस 1। केस 1 में ईएमएफ पता नहीं है, करंट कितना है 0.5, और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम्स, प्लस करंट 0.5 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो जो फॉर्मूला बनेगा E का वो बनेगा 6 + R/2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी से केस 2 बनाइए बेटा, ये बना आपका केस 2। केस 2 E = करंट की जगह पे क्या डालेंगे 0.25 यानी 1/4, रेजिस्टेंस कितना लगा दिया बेटा हमने 25, प्लस 1/4 इज द करंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिर से वही। तो हमारे पास जो सेकंड केस में ईएमएफ का फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है 25/4 प्लस R/4, ये ईएमएफ, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसे लिखिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे लिखिए इक्वेशन नंबर 2, और फिर आप देखें कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ईएमएफ है तो दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए कि फ्रॉम 1 and 2। अब आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि आप इसको इक्वेट कर रहे हैं कि इसे प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, लिखिए कि फ्रॉम 1 and 2, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, टीचर समझ लेता है कि क्या कर रहे हैं आप। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो हमें लिखना चाहिए 6 + R/2 = 25/4 प्लस R/4। अब ये है बेटा भाई 6 को उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो हमारे पास R/2 माइनस R/4 होगा, और 25/4 को हम लिख सकते हैं 6.25 माइनस 6, तो ये बचा 0.25। 0.25 का मतलब हुआ 1/4, और R/2 में R/4 जाएगा तो आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये बचा 2R माइनस R, दैट इज नथिंग बट R/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से पता चला कि स्मॉल r की वैल्यू तो 1 ओम आ गई। r की आपने 1 ओम निकाली। अब r की वैल्यू अगर 1 आ गई तो वहां पुट कर दीजिए। जब वहां पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में तो e की वैल्यू आएगी 6 + R/2 यानी 1/2, यानी 6.5 यानी 6.5 वोल्ट का इसका ईएमएफ था। तो आपने दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व किए और ईएमएफ भी निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाला। 90% केसेस में यही होता है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, e भी छुपाते हैं और r भी छुपाते हैं, और दो केसेस दिए जाते हैं। दो केसेस में दो इक्वेशन बनाइए, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये 100% पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे देखिए बच्चों, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, सबसे पहले डेटा नोट करते हैं। बैटरी का ईएमएफ 3 वोल्ट दे रखा है इन्होंने, उसके बाद कह दिया इंटरनल रेजिस्टेंस R है, मतलब इस पे बातें होंगी, ठीक है। तो ईएमएफ नोट कर लीजिए सबसे पहले 3 वोल्ट्स, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस को R बोल दीजिए,
फिर क्या लिखा है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ohms थ्रू एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohms। तो सर्किट थोड़ा सा डिजाइन देख लो, उसके बाद ही फीलिंग आएगी। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा बैटरी है, आगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है और यहाँ पर कोई ना कोई अमीटर लगा रखा है। अमीटर अगर आइडियल बोला जाए या कुछ भी ना बोला जाए तो मान के चलते हैं कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, पर फिलहाल हमारे अमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है तो इसे 1 ओम लेंगे। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट का हिस्सा है, तीनों के तीनों सीरीज में है। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चा R है और ये है 55, ये है 1, तीनों को जोड़ दोगे तो जो R इक्विवेलेंट सर्किट का बनेगा वो बनेगा बेटा 55 + 1 + R, इसका मतलब 56 + R, ये R इक्विवेलेंट बनेगा। क्लियर है एवरीवन? अब क्या कह रहा है, अमीटर की जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ अमीटर मतलब होता है कि अमीटर से कितना करंट बह रहा है, अमीटर का काम है कि उससे कितना करंट फ्लो होके जा रहा है उसके बारे में जानकारी दे। वो कह रहा है कि 50 मिली एम्पियर्स करंट फ्लो होके जा रहा है, तो आपने करंट की मार्किंग कर ली। ठीक, अब आपको करंट पता है, टोटल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, बात खत्म। सर्किट डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है, फार्मूला यूज कर लो। तो यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग द फार्मूला E = V + IR, और ज्यादा समझदारी के साथ इसे आपको लिखना चाहिए IR एक्सटर्नल + IR ऐसे, और बस काम खत्म। R एक्सटर्नल R निकालना है, चलो R निकाल लेते हैं। E - IR एक्सटर्नल = IR, तो यहां से R की अकेली वैल्यू क्या आ गई, E/I - R एक्सटर्नल, ऐसे लिख सकते हैं। I को नीचे भेज दिया दोनों तरफ, I से I कैंसिल हो गया और E के नीचे आ गया। अब वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन आप करो। R की वैल्यू देखो बेटा क्या होगी, E की जगह पे कितना डालेंगे 3 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है 50 मिली एम्पियर्स। 50 मिली एम्पियर्स का मतलब 10⁻³ उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है, तो आप उसको 55 मत सोचें, क्योंकि जिसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ ट्रीट कर रहा हूँ वो 55 और अमीटर मिला के है। बैटरी के अलावा जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है, सारे अप्लायंसेस मिला के वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो 55 + 1 व्हिच इज 56। बस इसे सॉल्व करिए और आपका आंसर, आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ का +3 हो जाएगा, नीचे बचा 50 रहेगा, यहाँ पे 56। आप इस 0 से इसको काटोगे तो 2 बचेगा, तो 10⁻² इज 100, यानी कि ये हुआ बचा आपका 300 / 5 - 56। आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 60, 60 - 56 इज नथिंग बट 4 ohms। ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से सॉल्व करें। डेटा सोच समझ के दिया गया है, कहीं भी डेसिमल फंस नहीं रहा है, और सीबीएसई में वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो डेसिमल से बचने वाले ही डेटा दिए जाते हैं, चाहे वो जितने गंदे दिखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चा। A car has fresh storage battery of 12 volt and internal resistance इतना जो भी दिया है। Thus, if the starter motor draws a current of 90 amperes, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलो कर लेते हैं। EMF कितना दे रखा है, EMF है 12 वोल्ट्स का, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा 50 × 10⁻² ohms। करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये कह रहा है कि 90 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है, और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में ये पूछ रहा है। ये वो डेटा है जो हमने नोट किया है। टर्मिनल वोल्टेज का अगर फॉर्मूला पूछा जा रहा है या वैल्यू पूछी जा रही है, जिसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तुरंत उसका फॉर्मूला याद करिए, और फॉर्मूला इसका होता है I × R एक्सटर्नल। पूरे सवाल के अंदर स्टार्टर में कितना रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल बैटरी में, बैटरी के अलावा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, तो इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। ईएमएफ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, वहां से बात बन जाएगी। देखिए आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सीधा वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो E का फॉर्मूला होता है बेटे V + IR। V को आप अकेला करेंगे तो लिखेंगे E - IR। ईएमएफ बेटा दिया हुआ है 12 वोल्ट, और करंट दिया हुआ बेटा 90 एम्पियर का, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 50 × 10⁻², 50 × 10⁻² ohms। ठीक, तो 1 0 1 0 1 0 ऐसे चलेंगे। ये आया बेटा 12 वोल्ट और ये आया 45। तो डेटा में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई, 9.0 होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पोटेंशियल नहीं आएगा, वरना करंट ड्रॉ नहीं करेगा, चार्ज होगा। तो बेटा ये डेटा थोड़ा सा मिसिंग है,
ये 90 एम्पियर्स लिखा हुआ है, ये 90 नहीं है, ये 9.0 एम्पियर्स है, ऐसा है, ठीक। तो 9 एम्पियर्स का करंट लिखा हुआ है, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, बैटरी चार्ज होने लग जाएगी, तो केस नहीं। ईएमएफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ईएमएफ क्या, वोल्टेज का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट क्योंकि लिख चुके हैं, E माइनस आई आर यूज करें। ये 12 वोल्ट से बेटा, करंट की वैल्यू 9 है, रेजिस्टेंस है 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, और ये रहा 12 माइनस 9 इंटू, इससे 10 काट दीजिए, इंटू 1/10 कर दीजिए। ये 12 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये 12 माइनस 4.5, और ये रहा भी आपके पास वोल्ट्स में आंसर। अब आपका आंसर करेक्ट। तो कुछ खास नहीं है, जब भी कभी आपसे वोल्टेज पूछे और रेजिस्टेंस ना दे तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट इसमें रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज नहीं है, तो ध्यान रखें कि जब रेजिस्टेंस ना दिया हो, नॉट प्रोवाइडेड, ऐसे समय पे V इक्वल टू E माइनस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगला सवाल देखिए, if the discharged battery is charged by an external EMF source, is the terminal voltage of the battery during charging greater or less than its EMF 12 volt? कोई परेशानी की बात नहीं, गौर से देखो इधर सीन क्या है। जब भी कभी हम लोग E इक्वल टू V प्लस आई आर का केस पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि बैटरी करंट फ्लो करा रही है, ड्रॉ कर रही है। जैसे ये बैटरी है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इन सबको डब्बे में बंद कर दो तो तुम कह दोगे कि डब्बे के अंदर वाली चीज पूरी चीज है, ये बैटरी है। बाहर की तरफ अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ, ये R, ये E, ये स्मॉल r, और कुछ ना कुछ इसमें करंट बहने लग जाएगा। और इस करंट के बहने का कारण अगर आप देखोगे तो वो बैटरी है, और बैटरी में अगर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने जाओगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए गौर से, यहाँ पर अगर 0 वोल्ट और यहाँ पर अगर टर्मिनल्स पे V वोल्ट मान लें, तो यहाँ पर 0 एनर्जी और यहाँ पर EV एनर्जी, और ये एनर्जी जो बैटरी के थ्रू बढ़ रही है, तो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और जब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है तो बैटरी की एनर्जी कम होने लग जाएगी, तो हम कहेंगे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी ही करंट ड्रॉ करती है, यानी ऐसे समय पे जो सेल या बैटरी है वो ड्राइविंग कंडीशन में होता है, हम कहते हैं ऐसा सेल ड्राइविंग सेल। लेकिन इसका उल्टा कर दो कि अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए कि हमने इसको इसके साथ नहीं लगाया हुआ है, एक नन्ही सी बैटरी है हमारी, कुछ ऐसे E और ये R, और इसके बाद हमने इसको बहुत बड़े सेल से, बहुत बड़ी बैटरी से जोड़ रखा है इस तरह से। ये खैर अपने कोर्स में नहीं है, अपने सिलेबस से थोड़े बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन लिख दिया है फिलहाल ये ऐसे। और ये हमारी बैटरी, मैं बाहर वाले सोर्स से मतलब नहीं रख रहा हूं, बस इतना है कि वो बड़ा बहुत है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का है। मैं इसके ईएमएफ से मतलब नहीं रख रहा हूं बड़ी बैटरी से, बस ये देख रहा हूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ V होगा। वायर इक्वी पोटेंशियल है तो यहाँ भी 0 और इस V का यहाँ भी। तो गौर से देखो कि मेरी बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V का। अब सोचो कि अगर मेरी बैटरी नन्ही मुन्नी है और हमारी बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट का है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है इस जायंट सी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट का हो, या 100 वोल्ट का हो, या 7 वोल्ट्स का हो, जो भी, व्हाटएवर जो भी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हमारी जो एक्सटर्नल बड़ी बैटरी है वो उसका टर्मिनल वोल्टेज ही हमारी इस बैटरी के ईएमएफ से बड़ी हो सकता है। अगर ऐसा है तो पूरी संभावना क्या, फिर तो गारंटी है कि जो हमारी एक्सटर्नल बड़ी वाली बैटरी है वही करंट को फ्लो कराएगी। अच्छा, यहां पर देखें तो 0 और यहां पर देखें तो V, यहां पर एनर्जी बेटा EV और यहां पर 0, चार्ज जा रहा है यहां से। तो बैटरी के हायर से लोअर जाते हुए चार्ज की एनर्जी कम हो रही है, बैटरी के अंदर एनर्जी कम हो रही है। अगर बैटरी के अंदर एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब बैटरी एनर्जी को खा रहा है, तो हम कहेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है। इसी वजह से जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है उसका वोल्टेज कभी भी हमारे घर में आने वाले एसी सोर्स के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू से बड़ी नहीं होती, वरना चार्ज नहीं होगी। ऐसे समय पे हम कहते हैं कि ये ड्राइविंग सेल है और ये ड्रिवन सेल है, ये करंट फ्लो कराने में कोई मदद नहीं कर रहा है, इवन अपोज कर रहा है, उस वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। ये चार्जिंग की कंडीशन। ध्यान रखें कि डिस्चार्जिंग की कंडीशन में E बड़ा होगा V से, और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में, सॉरी इसमें चार्जिंग की कंडीशन में
V बड़ा होगा E से। आपको दिखाई भी दे रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द EMF, तभी तो उल्टा करंट बह रहा है। तो डिस्चार्ज की कंडीशन में E इज ग्रेटर देन V और चार्जिंग की कंडीशन में V इज ग्रेटर देन E। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। सवाल लिखा हुआ है कि अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो EMF बड़ा या वोल्टेज, तो वोल्टेज बड़ा EMF छोटा, तभी तो चार्ज होगी। काम करो। ये अपना केस था। आज की प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म होती और अब आखिरी वाला काम हमारा शुरू। पूरे साल के कोर्स को पढ़ने के लिए फॉलो करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है। पूरे साल हाई क्वालिटी कंटेंट, प्रॉब्लम्स के साथ हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कराया जाएगा। फॉलो करते रहिए। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम मेरा इंद्रजीत सिंह है, IIT कानपुर से MSc की है और आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में जब हम लोग कर रहे होंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके बाद और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे अच्छे जो कोर्स से हट गए उनको भी थोड़ी बहुत देर देख लेंगे, 5-10 मिनट उनको भी डिवोट कर देंगे और अगले लेक्चर में डिटेल में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।